नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया पे आपका खास स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती। आज चर्चा करेंगे एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी साहब से और उनसे चर्चा करेंगे गुजरात के बारे में, हिमाचल के बारे में और कई मुद्दों पर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपने वक्त निकाला एनडीटीवी से बातचीत करने के लिए। पहला सवाल, आप कल हिमाचल में थे, लौट रहे थे, आपके ट्रेन पे कुछ अटैक किया गया, कुछ ऐसी खबरें आई है? नहीं, हम अहमदाबाद से सूरत जा रहे थे उस वंदे भारत में। तो मेरे दो सीट पीछे जो लोग बैठे थे मेरे पार्टी के साथ और जो दूसरे पैसेंजर थे, अचानक उनका शीशा टूट गया। फिर एक दूसरी मर्तबा और एक पत्थर आया, तो दो पत्थर आए और उसको वारिस पठान साहब और दूसरे हमारे साबिर काबुली साहब ने देखा। ऐसा हुआ। फिर अब देखिए, वो बोले, वारिस साहब ने बोला है, तो देखिए क्या करती है सरकार। रेलवे ने कहा कि कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था। चलिए, अच्छा है, मगर कंस्ट्रक्शन में अगर चल रहा है तो फिर उन्हीं की ट्रेन का आईने का नुकसान हो गया। फिर तो ऐसा कंस्ट्रक्शन वो को ना करे जिससे उनके वंदे भारत ट्रेन के शीशे टूट जाएं। आपको क्यों निशाना बना रहे हैं सर? अब मुझे नहीं मालूम कि क्या है इसके पीछे, है या नहीं है। वो तो खैर बाबा, देखिए, अब ये तो ऐसा है ना कि अब आप जब भारत की लैला आपको बना दिया जाता है तो हमारे बहुत से चाहने वाले हमारे मजनू हैं, तो उनको लगता है कि भाई इनसे ज्यादा मोहब्बत करेंगे। तो मोहब्बत करने के बाद लोगों के अलग अलग तरीके होते हैं। बाज लोग फूल बिछाते, बाज गाली देते, बाज इल्जाम लगाते, बाज बी टीम, बाज ई टीम, बाज गोली चलाते। तो अब ये तो हमारी राजनीति की ये हकीकत है भारत की। अब क्या कर सकते हैं इसमें? बाप मुकाबला करना है और ठहरना है अपने उसूलों पर, और जिस चीज को आप मानते हैं, जो अंग्रेजी में कहते हैं करेज, करेज ऑफ कन्विक्शन की जरूरत है। नहीं ओवैसी साहब, मायूस होने की बात नहीं है। भारत का संविधान आपको इजाजत देता है, आप कहीं भी राजनीति कर सकते हैं, इसमें कोई घबराने की बात नहीं। लेकिन नहीं नहीं मेरा नहीं सवाल नहीं ये है कि नहीं नहीं नहीं, मैं बाबा, देखिए, मुझे पूरा मेरा ईमान, मेरा यकीन ये है कि आप और हम जब इस दुनिया में आए तो ऊपर वाले के हुक्म से आए, और जब जाएंगे उसका भी वक्त लिखा हुआ है। तो मुझे उस बात की कोई चिंता नहीं है। डर और खौफ इंशाल्लाह मेरे कभी करीब ना आया, ना कभी आएगा इंशाल्लाह। नहीं, आपने सही कहा, सबका वक्त लिखा है, मैं इस बात को अच्छी तरह समझता हूं। लेकिन अब गुजरात की बात कर लेते हैं। गुजरात में आप वहां पे थे, गुजरात में पहले से ही आम आदमी पार्टी है, एक आप भी जा रहे हैं, बड़ा बड़ा घालमेल हो जाएगा इससे सर। नहीं, तो हम तो बाबा 1.5-2 साल पहले हमने म्युनिसिपल इलेक्शन वहां पर लड़ा। अहमदाबाद में हमारे म्युनिसिपल कॉर्पोरेटर्स कामयाब हुए, अहमदाबाद की जनता ने उनको कामयाब किया। गोधरा की जनता ने हमारे कॉर्पोरेटर्स को कामयाब किया। एक साल भर तक हमारा डिप्टी मेयर भी था गोधरा में। फिर भरूच में, मुडासा में हमारे म्युनिसिपल कॉर्पोरेटर्स कामयाब हुए। तो हमारी कोशिश तो पहले से चल रही है। ऐसा नहीं है कि चुनाव से पहले चले गए, बल्कि पिछले 1.5-2 साल से हमारे वहां के अध्यक्ष जनाब साबिर काबुली वाला साहब और हमारे पूरे पार्टी के जिम्मेदारान उनकी लीडरशिप में बड़ी मेहनत कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी भी वहां जोर लगा रही है। मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री दिल्ली में कम, गुजरात में आजकल ज्यादा रह रहे हैं। हाँ हाँ, वो तो जा रहे हैं ना, वो तो जा रहे हैं। और मुझे लगता है कि वो नरेंद्र मोदी के नक्शे कदम पर चल रहे हैं, और वो गुजरात की और देश की जनता को बताना चाह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी से ज्यादा मैं हिंदुत्व की आइडियोलॉजी पर चलता हूं। और वो नरेंद्र मोदी को उस आइडियोलॉजी में पीछे छोड़ना चाहते हैं, मगर यकीनन वो पूरे उनके नक्शे कदम पर चल रहे हैं। उनकी तमाम जो पोजीशन, पॉलिटिकल उनकी स्ट्रेटजी है, उनका जो बोलना का मैसेजिंग है, ऐसा लगता है कि वो 2012-13 के नरेंद्र मोदी को हम देख रहे हैं। बी टीम कौन कौन कहलाएगा फिर बीजेपी का गुजरात में? नहीं नहीं बाबा, देखिए, एक बात याद रख लीजिए कि ये सब टीम वीम और कटवा का इल्जाम सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी पर लगता है, क्योंकि मेरा नाम असदुद्दीन ओवैसी है। जिसका नाम असदुद्दीन ओवैसी नहीं होगा, और उसका नाम अगर केजरीवाल होगा, या उसका नाम अखिलेश होगा, तेजस्वी होगा, या शरद पवार होगा, या फिर राहुल गांधी होगा, तो इन पर नहीं लग सकता है, क्योंकि ये लोग सब बड़े दूध के धुले हुए हैं। अब हमारे देश में कास्ट सिस्टम है, मगर पॉलिटिशियंस में भी एक पॉलिटिकल कास्ट क्लास सिस्टम हो चुका है। ये सब लोग जो है
ये पॉलिटिकल अपर क्लास के हैं और हम जो है अछूत हैं। तो इसीलिए इल्जाम तो हम पर ही लगता है, ये सब लोग दूध के धुले हुए हैं और ये लोग फ्यूडल एटीट्यूड इनका है कि राजनीति वही करेंगे, गरीबों के मजलूमों के मुकद्दर के फैसले वो करेंगे, और जब गरीब मजलूम को पीटा जाता है, बर्बाद किया जाता है, तो ये लोग अंधे और गूंगे बनकर बैठेंगे और जब चुनाव आएगा तो कहेंगे बेटा अब हमको वोट डाल दो, हम तुम्हारे मुहाफिज हैं। यहाँ पर एक और चीज का जिक्र करूंगा। आप गोपालगंज बिहार चलते हैं, गोपालगंज की बात करते हैं। कल ही मैं प्रोफेसर मनोज झा साहब से बात कर रहा था और 12,000 वोट आपको मिले। अभी तक तो आप सीमांचल में थे, लेकिन आप ठीक वहां से मतलब पूर्वांचल में पहुंच गए, सिवान पहुंच गए एक तरह से, और वहां भी आपने 12,000 वोट लिया। आरजेडी 1800 वोट से हार गई। हालांकि बीएसपी को भी 8,000 वोट मिले हैं। अब आपके बारे में कुछ बातें कही गई कि आप बीजेपी पॉलिटिक्स के ट्रैप में आ गए हैं, ओवैसी एक्सक्लूजन की राजनीति करते हैं। ओवैसी साहब ने तेलंगाना उपचुनाव में उम्मीदवार नहीं दिया, लेकिन हजारों मील दूर गोपालगंज आ गए। ओवैसी देखें कि उनकी राजनीति से किसे फायदा हो रहा है। उन्हें अपनी राजनीति की दशा और दिशा तय करनी होगी। आप, ओवर टू यू सर। बाबा, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा 2015 में आपने हमारी एक सभा को कवर किया था, जो हम वहां पर नहीं जीते थे। किशनगंज की सभा थी, आप आए थे बाबा जी। अब जितनी बातें राजद के इस राज्यसभा के मौजूद एमपी ने कही है, इनसे मैं इनका जवाब इस तरह से दे सकता हूं कि आपने सही कहा कि हम सीमांचल की हद तक ही महदूद थे, मगर 8 सितंबर को वो जो 7 साला लड़का जिसका नाम रिजवान था, उसको सीवान में बरहारी पुरानी बाजार में उसको गिरफ्तार किया गया, अरेस्ट किया गया। 8 दिन उसको जेल में रखा गया और उसकी मां पुकारते रही कि मेरा बच्चा 8 साल का है। पुलिस स्टेशन में 2 दिन, बरहारी के पुलिस स्टेशन में उसके दादा को 70 साल के क्या नाम था, मोहम्मद यासीन, जो 5 साल पहले सरपंच थे, उनको रस्सियों से बांधकर जेल में रखा गया। और जब ये जो सेकुलरिज्म के बहुत बड़े खुदा हैं और हम कम्युनलिज्म के बहुत बड़े विलन हैं, तो हम ये सेकुलरिज्म के खुदाओं से पूछना चाह रहे हैं, जब तुम गूंगे हो चुके थे, तुम्हारी सरकार थी, जब एक 8 साल का बच्चा जेल में था, 70 साल का बूढ़ा उसका दादा जेल में था, 8 साल के बच्चे को 8 दिन तुम जेल में रखते, उसकी मां से जुदा करके रखते, जब तुमको याद नहीं आई ये सब बातें? तुम में और भाजपा में क्या फर्क है? बाबा मेरी बात सुनिए। रिजवान को 8 साल का जेल में डाला गया तो खेड़िया गुजरात में पत्थर फेंकने के इल्जाम में मुसलमानों को रोड पर लाकर जनता के सामने पीटा गया। तो बताइए क्या फर्क है इनमें और भाजपा की सरकार में? तो जब ये वाकया हुआ तो मुझे उस जगह से बरहरिया के जिम्मेदारों ने फोन करके कहा कि ओवैसी क्या तुम यहां पर नहीं आओगे? कौन पूछेगा हमको? मुझे अच्छी तरह याद है कि बुजुर्ग ने फोन करके रोते हुए कहा कि ओवैसी तुम आओ यहां पर लड़ो। मैंने कहा चाचा आ जाऊंगा, मगर नतीजा क्या निकलेगा? तो बोले तुम नतीजे की फिक्र मत करो, हमारे वोट की कीमत क्या है बताओ, क्या हमारे बच्चों को, 8 साल के बच्चों को ऐसे जेल में डालेंगे? ये चीज थी, इस पर इनको नहीं बोलना चाहिए था। इनकी सरकार इनकी है। अच्छा, दूसरी बात, हम इलेक्शन लड़े बाबा, 2015 में लड़े और फिर 20 में लड़े। उस वक्त भी झूठ कहा गया, हम 19 सीट पर लड़े, 5 हम जीते, 9 पे ये गठबंधन जीता और मां बाकी 6 पर नीतीश कुमार और भाजपा जीत गई। चौथी बात यह है कि सेकुलरिज्म के ये जो खुदा बन के बैठे हैं, जो सारी दुनिया की नौकरी की दुकान चला रहे हैं सर्टिफिकेट बांटने की, नीतीश कुमार कब से सेकुलर हो गए? इनको शर्म नहीं आती कि नीतीश कुमार भाजपा के साथ मुख्यमंत्री बने? जब गोधरा जल रहा था, गुजरात जल रहा, नीतीश कुमार रेलवे मिनिस्टर थे और आप उनसे 2-2 बार उनको मुख्यमंत्री बना लेते हैं। क्या मैं भाजपा के साथ इलेक्शन लड़ा? क्या मैं भाजपा की ताकत पर जीतता हूं? क्या मैं कभी मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा? मैं मंत्री भी नहीं बनूंगा। आपको अख्तियार, हक किसने दिया इस तरह की बातें करने का? और 5वीं बात बाबा, 12,000 वोट मिले, आप उन जनता को आप क्या समझ रहे हैं? उनको अकल नहीं है। मेरा मानना है कि भारत में बिहार की जनता सबसे ज्यादा पॉलिटिकल कॉन्शियस है, मैं और आप जानते हैं, और उनको आप तौहीन कर रहे हैं, उनकी बेइज्जती कर रहे हैं, उनके इंटेलेक्ट पर आप क्वेश्चन उठा रहे हैं। अरे भाई, आप सत्ता में हैं, आप सरकार में आप हार रहे हैं, तो आपको सोचना पड़ेगा।
और आपको तकलीफ है, आप मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं। हाँ, एक आखिरी बात, मैं नहीं गया गोपालगंज को। अब सीमांचल से बाहर भी हम चुनाव लड़ेंगे, जीतेगा हारेगा वो अल्लाह और जनता फैसला करेगी। क्योंकि अब जिस बच्चे को आपने जेल में डाला, ये आपकी पॉलिसी है। आपको मुसलमानों से क्या मोहब्बत? आप तो सिर्फ यादव परिवार, यादव परिवार, यादव परिवार, अच्छा, उसके ओवैसी बाद साहब, सब लोग आते हैं। ओवैसी साहब, क्या आप दिल्ली के एमसीडी का भी चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल लड़ रहे हैं। हमारे कलीम हफीज साहब, वहां के प्रेसिडेंट साहब मेहनत कर रहे हैं। दिल्ली के भी एमसीडी के चुनाव में इम्तियाज जलील साहब वहां के ऑब्जर्वर हैं, वो उनसे मीटिंग किए हैं, वो भी लड़ रहे हैं। भैया लड़ेंगे, एमसीडी भी लड़ेंगे। कितने लड़ेंगे? 50 सीट, 75 सीट? अब बाबा देखिए, मैं हमारे ये तो दिल्ली के यूनिट के प्रेसिडेंट कलीम हफीज साहब और इम्तियाज जलील साहब बैठ के तय करेंगे। वो जो नंबर तय करेंगे उसी पर हम लड़ेंगे। दो छोटे छोटे सवाल हैं। बीजेपी ने कहा कि हिमाचल में आते ही यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेगी। आप तो बैरिस्टर हैं, क्या कोई स्टेट गवर्नमेंट लागू कर सकती है? देखिए बाबा, अगर हिंदू मैरिज एक्ट सेंट्रल लेजिस्लेशन है, स्टेट गवर्नमेंट कैसे उस एक्ट को बदलेगी? जी। दूसरी बात, क्या अमित शाह साहब जाकर हिमाचल में एग्रीकल्चर लैंड खरीद सकते हैं? सेक्शन 118 है टेनेंसी एक्ट का, कोई नहीं खरीद सकता एग्रीकल्चर लैंड। किसको बेवकूफ बना रहे हैं? तीसरी बात, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के टैक्स रिबेट सबको दीजिए। मगर बाबा, यूसीसी से ज्यादा जेपी नड्डा ने कहा कि वक्फ की प्रॉपर्टीज को ले लिया जाएगा हिमाचल में। एक अंतिम सवाल। मुझे मालूम है कि आप भी क्रिकेटर बनना चाहते थे, माशाल्लाह आप अच्छा खेलते भी थे क्रिकेट। भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप जो है, पाकिस्तान भारत नहीं जाएगी, पाकिस्तान इस पे कुछ कहना? भले ऑस्ट्रेलिया में हम खेल रहे हैं। यही तो हम बता रहे हैं। हम ऑस्ट्रेलिया में खेलेंगे, दुबई में खेलेंगे, भारत आ जाए तो खेलेंगे। अरे भाई, खेलते क्यों है ना भाई? आपको सिर्फ पैसों की जरूरत है। आप जो पाकिस्तान हमारे कश्मीर में खेल खेल रहा है, टेररिस्ट को भिजा रहा है, लश्कर तैयबा को, और हम आज भी भारत कह रहा है कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट निकालने से वहां टेररिस्ट कैंप खुल रहे हैं जी। ये डबली पॉलिसी क्यों रखती है मोदी सरकार? चलिए ओवैसी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त निकाला एनडीटीवी से बातचीत करने। थैंक यू सर।